और रूस के सैनिक यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। लेकिन Wired.com ने लिखा कि रूस के सैनिकों के लिए स्मार्टफोन मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि यूक्रेन की आम जनता अपने फोन से उन्हें परेशान कर रही है। क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड किया है जिसका नाम है एयर रेड अलर्ट। इस ऐप में एक फीचर है जिसका नाम है ई एनिमी, और यही फीचर रूस के सैनिकों की शामत बन गया है। क्योंकि ई एनिमी एक चैट बॉक्स है, वैसे ही जैसे व्हाट्सएप होता है। यूक्रेन के लोगों को जैसे ही रूस के सैनिकों के आने की भनक लगती है, वो चैट बॉक्स में जाकर यूक्रेन के सैनिकों को सावधान कर देते हैं, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिक समय पर रूस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूस के सैनिकों से भिड़ जाते हैं। रूस ने जंग के पहले दिन ही ये साफ कर दिया था कि वो आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने जो बात कही थी उस पर वो कायम है। रूस के सैनिक केवल यूक्रेन के सैनिकों से भिड़ रहे हैं और यूक्रेन की आम जनता पुतिन की आर्मी के निशाने पर नहीं है। लेकिन यूक्रेन की जनता पुतिन के सैनिकों को नहीं बख्श रही। वो भले ही हथियारों से नहीं लड़ रही, लेकिन उसने तकनीक या यूं कहें कि स्मार्टफोन को अपना हथियार बना लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी नहीं है। क्योंकि यूक्रेन के लोग सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो केवल बाहर से एक ऐप के जरिए रूस के सैनिकों का काल बन रहे हैं। रूस की गैस के भरोसे इटली ने आत्मनिर्भर बनने की तैयारी शुरू कर दी। रूस की गैस की काट निकालने के लिए इटली के रिसर्चर ऐसे तरीके टेस्ट करने में लगे हैं जो कि प्रदूषण भी न फैलाएं। और इसके लिए रोम में हाईटेक सोलर पैनल से लेकर बायोगैस प्लांट तक पर दिमाग लगाया जा रहा है। रूस इटली का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का सप्लायर। इटली जितनी गैस इंपोर्ट करता है उसका 40% रूस से आता है। इसी वजह से यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ खड़े होने के बावजूद इटली रूस से गैस खरीदनी बंद ही नहीं कर पा रहा और गाहे बगाहे रूस की जेब भरकर उसे मदद पहुंचा रहा है। यही कारण है कि अब वहां रूस की गैस का विकल्प तलाशने की कोशिश तेज हो गई। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के काफिले पर एंटी टैंक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कई टैंक और ट्रक जंगल के रास्ते से गुजरते दिखे। वहीं दूर बैठा यूक्रेन का जवान उस काफिले पर घात लगाए नजर आया। जैसे ही वो उसके टारगेट पर आए, उसने काफिले पर कोर्सार एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें रूस के कई टैंक और ट्रक तबाह हो गए। ये हमला इतना ताकतवर था कि काफी देर तक आसमान में आग के साथ धुएं का गुबार दिखाई दिया। और ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने इस हमले में जिस एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया वो यूक्रेन में ही बनती, जो वजन में काफी हल्की होती है और इसी वजह से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। दावा है कि कोर्सार एंटी टैंक मिसाइल 2.5 किलोमीटर तक किसी भी निशाने को भेद सकती है। यही नहीं, ये चलती गाड़ियों के साथ उड़ते हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकती। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके सैनिक रूसी फौज पर बमबारी करते दिखाई दिए। यह वीडियो डॉनबास का बताया गया और दावा किया गया कि यूक्रेन के जवानों ने रूसी फौज पर हमले कर उन्हें डॉनबास के एक इलाके से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सामने आए वीडियो में कुछ सैनिक तबाह हो चुके एक इलाके से गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो यूक्रेन के हमले से बचने के लिए भाग रहे थे। लेकिन तभी ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ निकाला और आसमान से उन पर बमबारी शुरू कर दी। जैसे ही हमले शुरू हुए, सैनिकों में भगदड़ मच गई। बमबारी के बीच कई जवान जान बचाकर छिपने का ठिकाना ढूंढते नजर आए। खबर है कि डॉनबास में यूक्रेन के K2 बैटल ग्रुप के सैनिकों ने रूसी फौज से जमकर मुकाबला किया। दावा किया गया कि इस बैटल ग्रुप के जवान 2014 से डॉनबास के अलग अलग इलाकों में रूस समर्थित विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब रूसी सेना ने उनके इलाके पर कब्जे की कोशिश की तो उन्होंने पुतिन की फौज को भी पीछे खदेड़ दिया। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा किया कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया और इसके लिए उनके लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की की फौज पर भीषण हमला बोल दिया। जिस जगह पर लड़ाई शुरू हुई वो पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। रमजान कादिरोव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले किए गए। कुछ चेचन लड़ाके पेड़ों की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते नजर आए। रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उनके लड़ाकों ने लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने लड़ाकों के भीषण हमले का ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया जब वो ज़ेलेंस्की को आने वाले दिनों में यूक्रेन में रूसी फौज का असली ऑपरेशन शुरू होने की चेतावनी दे चुके हैं। इस
बीच रूसी नौसेना के एक जवान के पिता ने आरोप लगाया कि काला सागर में मॉस्कवा जहाज को जानबूझकर डुबोया गया था। यह भी आरोप है कि पुतिन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज की बलि ले ली थी। और मॉस्कवा के समंदर में जल समाधि लेने की यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी, जिसमें जहाज के साथ कई रूसी नौसैनिक भी डूब गए थे। उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया था कि उसकी सेना ने नेपच्यून मिसाइलों से मॉस्कवा पर सटीक निशाना लगाया था, जिसकी वजह से उसमें 2 बड़े छेद हो गए थे। बाद में रूस का ये ताकतवर जंगी जहाज समंदर में समा गया था, लेकिन रूस शुरू से यही कहता आ रहा है कि काला सागर में बहुत बड़ा तूफान आया था और तकनीकी कारणों से जहाज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मॉस्कवा तबाह हो गया था। मॉस्कवा रूस का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी जहाज था, जो किसी भी नौसेना पर अकेला ही भारी पड़ सकता था। दावा यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद समंदर में मॉस्कवा से बड़ा दूसरा कोई जहाज कभी नहीं डूबा था। मॉस्कवा पर हर वक्त करीब 550 नौसैनिक और अधिकारी तैनात रहते थे, और यह दावा किया गया था कि काला सागर में जहाज डूबने के बाद सिर्फ 200 नौसैनिक ही जिंदा लौट पाए थे। मतलब यह कि 300 से ज्यादा नौसैनिक मॉस्कवा के साथ समंदर में डूब गए थे। और अब एक रूसी नौसैनिक के पिता ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि पुतिन ने मॉस्कवा को समंदर में डूबने दिया और उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, और ऐसा इसलिए ताकि यूक्रेन की सेना की ताकत, रूस की नाकामी और जहाज डूबने से होने वाले नुकसान को छिपाया जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मॉस्कवा के साथ येगोर शेक्रबेट्स नाम का एक नौसैनिक भी समंदर में डूब गया था, और अब करीब 2 महीने बाद उसके पिता दिमित्री शेक्रबेट्स ने पुतिन पर जहाज को जानबूझकर डुबोने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि जहाज को यूक्रेन की सेना ने 2 मिसाइलों से निशाना बनाया था, जिसके बाद उसमें आग लग गई और इसी वजह से वो डूब गया था। मतलब ये कि मिसाइलों से जहाज को निशाना बनाने का यूक्रेन का दावा सही था। मॉस्कवा के डूबने के कुछ रोज बाद ही यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक ऑडियो जारी किया था। उसका दावा था कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मॉस्कवा पर मौजूद रूसी सैनिकों की आखिरी बातचीत थी, जिसमें वो नौसेना के बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जहाज पर हमला हुआ है। उन्होंने जहाज पर 2 हमले होने की बात कही थी। साथ में यह भी कहा था कि जहाज एक तरफ झुक रहा है और जल्द ही ये डूब जाएगा। वहीं पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका समेत कई देशों से मिले हथियार यूक्रेन में धूल खाने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, जिसका असर यह हुआ कि जवानों के पास दुनिया भर के आधुनिक हथियार तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका सैनिकों को आता ही नहीं। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना को अमेरिका और ब्रिटेन ने कई ऐसे हथियार दिए जो रूस की नाक में दम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने की समझ न होने की वजह से वो कबाड़ में बदल गया, जिस पर खुद यूक्रेन के सैनिकों ने हामी भरी। उसके एक सैनिक ने दावा किया कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमें आईफोन का सबसे आधुनिक वर्जन दे दिया जाए, लेकिन उससे सिवाय फोन लगाने के हमें कुछ नहीं आता। यानी वो हथियार जो इस जंग का रुख पलटने की ताकत रखते हैं, वो ज़ेलेंस्की के जवानों की मुसीबत बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से वहां करोड़ों के हथियार सिर्फ देखने के काम आ रहे हैं। इसके अलावा भी ब्रिटेन वादे के मुताबिक यूक्रेन को खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी देने वाला है। साथ ही कई मिसाइलें और तरह तरह के आधुनिक हथियार पहले से ही यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने की जानकारी न होने की वजह से वो उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। इनमें अमेरिका से मिला एक हाईटेक रेंज फाइटर GMLR भी शामिल है। असल में ये अमेरिका की फौज में इस्तेमाल होने वाली एक दूरबीन है, जिससे रात के अंधेरे में भी दुश्मन को साफ देखा जा सकता है। जिसके अलावा इसमें एक लेजर लगी है, जिसकी मदद से दुश्मन के ठिकाने की दूरी को भी नापा जा सकता है। साथ ही ये GPS से लैस है, यानी जंगल में या रेगिस्तान जैसे इलाकों में लड़ाई के वक्त ये रास्ता ढूंढने में भी काम आ सकती है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के ठिकानों को तबाह करते दिखाई दिए। ये हमला उसने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में किया, जहां उसके जवान रूस की सेना के ठिकानों को बर्बाद करते दिखे। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कई टैंक खड़े नजर आए। यूक्रेन की फौज ने पहले टैंकों को निशाना बनाकर उन पर गोले दागे। अचानक हुए हमले से बचने के लिए रूस का एक टैंक गली में छिपता दिखा, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि उसकी जद में आने से रूस का ठिकाना भी बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि डोनेस्क में उसने रूस के कई और ठिकानों को भी इसी तरह तबाह किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन में चल रही जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का सबसे करीबी कर्नल बुरी तरह जख्मी हो गया। 100 से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूसी सेना के करीब 50 बड़े अधिकारियों की मौत हो चुकी है।
और रूसी अधिकारियों के मारे जाने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ये कि यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि उसके बड़े अधिकारियों को भी टारगेट कर रही है। इसी कड़ी में जेलेंस्की के सैनिकों ने रमजान कादिरोव के करीबी लेफ्टिनेंट कर्नल मेजिद उत्सिमगव को निशाना बनाया। कर्नल मेजिद उत्सिमगव रूसी सेना के स्पेशल फोर्स रेजिमेंट में डिप्टी कमांडर हैं और इनका नाम कादिरोव के पिता के नाम पर रखा गया है। इसीलिए वो रमजान कादिरोव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। वही कादिरोव जिनके लड़ाके रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। असल में लुहांस्क इलाके में यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कई दिनों से भीषण जंग चल रही है। दावा तो यह भी है कि एक इलाके में यूक्रेन के सैनिकों के जबरदस्त पलटवार की वजह से रूसी सैनिकों को पीछे तक हटना पड़ा। इसी दौरान यूक्रेन की सेना के हमले में कर्नल मेजिद उत्सिमगव का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।